पेपर 4 एथिक्स पढ़ेंगे, जिसमें टोटल 8 चैप्टर होते हैं, जिनका पर ईयर के अनुसार क्या वेटेज रहता है वो देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 नैतिकता या मानवीय से संबंध, जिसमें से पर ईयर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, एक केस स्टडी आती है। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 2 अभिव्यक्ति, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक केस स्टडी आती है। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 3 बुनियादी मूल्य, जिसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक केस स्टडी आती है। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 4 भावात्मक संबंध, जिसमें से 1 क्वेश्चन आता है, एक केस स्टडी आती है। दार्शनिक, जिसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं और केस स्टडी नहीं आती है। लोक प्रशासन, जिसमें से 1 क्वेश्चन आता है और केस स्टडी नहीं आती है। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 7 शासन में ईमानदारी, जिसमें से 1 क्वेश्चन आता है और 2 से 3 केस स्टडी आती है। चैप्टर नंबर 1 जिसका सिलेबस ये है, मानवीय कार्यों में नैतिकता का सार, निर्धारण, परिणाम और नैतिकता के आयाम क्या क्या है, और नैतिकता निजी जीवन, सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता का क्या प्रभाव है। मानवीय मूल्य, मान नेताओं के मानवीय मूल्य, सुधारकों के मानवीय मूल्य, प्रशासकों के जीवन के मानवीय मूल्य, शिक्षकों के सबक मूल्यों को विकसित करने में समाज की क्या भूमिका है, परिवार की क्या भूमिका है और शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका है। तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 चालू करेंगे। तो नीति शास्त्र क्या होता है? नीति शास्त्र एक आदर्शमूलक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आचरण का मूल्यांकन करता है। ये व्यक्तियों के सिर्फ और सिर्फ ऐच्छिक कर्मों का ही मूल्यांकन करता है, परंतु अनैच्छिक कर्मों का मूल्यांकन नहीं करता है। तो सबसे पहले ऐच्छिक कर्म क्या होता है? ऐच्छिक कर्म वे होते हैं जो व्यक्ति स्वयं जिसको नियंत्रित कर सकता है, और अनैच्छिक कर्म वे होते हैं जिसको व्यक्ति स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकता है। ऐच्छिक कर्म मतलब व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य का, जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसके का परिणाम पता होता है, और अनैच्छिक कर्म वे होते हैं जिसमें व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का ना तो कार्य का पता होता है, ना ही उसके परिणाम का पता होता है। जैसे अबोध बालक या 7 साल से कम का बालक या पागल व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो उसको ना तो उस कार्य के बारे में पता होता है और ना ही उस कार्य के परिणाम के बारे में पता होता है। जबकि स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, उसको कार्य के बारे में पता होता है और उसके परिणाम के बारे में पता होता है। इसलिए उसको अगर उसको कार्य और परिणाम दोनों के बारे में पता है तो उससे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। जबकि अनैच्छिक कार्य जिसमें उसको कार्य और परिणाम के बारे में पता नहीं होता तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, उसे दंड या सजा नहीं दिया जाएगा। जबकि इसको अपराध की श्रेणी में माना जाता है तो इसे में दंड दिया जाता है। इसी प्रकार नीति शास्त्र की एक और परिभाषा, नीति शास्त्र नैतिक मूल्यों की एक प्रणाली है जो हमें सही गलत के बारे में बताती है, अच्छे बुरे के बारे में बताती है, अनुचित उचित के बारे में बताता है, शुभ और अशुभ के बीच अंतर करने में हमारी सहायता करती है। इसी प्रकार नीति शास्त्र में वे कौन कौन से है जिनको हम नीति शास्त्र बाहर रखते हैं। तो अनैच्छिक कार्य जिसका हमें ना तो परिणाम पता होता है ना ही उसका कार्य है। जैसे पागल व्यक्ति द्वारा किया गया, अबोध या 7 साल के बच्चे द्वारा किए गए कार्य को हम नीति शास्त्र से बाहर रखते हैं। पशु पक्षी द्वारा किए गए कार्य को भी हम नीति शास्त्र, या फिर किसी के दबाव में किए गए कार्य को भी हम नीति शास्त्र से बाहर रखते हैं। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है, जैसे कि गाड़ी पर हमारा नियंत्रण होता है और गाड़ी की स्पीड पर भी हमारा नियंत्रण होता है। तो ये कौन सा कर्म होगा? तो ये ऐच्छिक कर्म होगा, और इसके द्वारा की गई दुर्घटना के लिए जिम्मेदार स्वयं ड्राइवर होगा। और इसी प्रकार अगर गाड़ी का ब्रेक फेल है और गाड़ी पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो वे कौन सा कर्म होगा? अनैच्छिक कर्म होगा। इस स्थिति में दुर्घटना होती है तो वे नैतिक रूप से हम उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। अब है आगे नैतिकता क्या होती है? ये भी सामाजिक मूल्यों से बनने वाले आदर्शात्मक सिद्धांत होते हैं जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के आचरण में सही गलत पक्षों के बारे में बताया जाता है। जैसे नीति शास्त्र और नैतिकता के बीच में वेन डायग्राम, जैसे नैतिकता होती है ना, वो हमेशा
व्यक्ति से संबंधित होती है, जबकि नीति शास्त्र होता है वो समाज से संबंधित होती है। नीति शास्त्र समाज से संबंधित होती है, जबकि नैतिकता व्यक्ति से संबंधित होती है। तो ये समाज और ये व्यक्ति से संबंधित होती है। ठीक है। अब सबसे पहले नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या अंतर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा, नीति शास्त्र की परिभाषा क्या होती है? समाज में रहने वालों को नैतिक मूल्यों का समुच्चय या सिद्धांत है, जबकि यह व्यक्तिगत मूल्यों का समुच्चय या सिद्धांत है। इसका उद्देश्य क्या है? तो नीति शास्त्र का उद्देश्य है कि समाज को अनुशासित करके सुंदर या नैतिक समाज का निर्माण करना, जबकि नैतिकता का अर्थ है व्यक्ति को अनुशासित करके नैतिक व्यक्ति का निर्माण करना या सुंदर व्यक्ति का निर्माण करना। तो नीति शास्त्र होता है जो कि वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि नैतिकता होता है आत्मनिष्ठ होती है। आत्मनिष्ठ मतलब नैतिकता जो है, ये नैतिकता होती है ये व्यक्ति से संबंधित होती है, जबकि नीति शास्त्र है जो कि समाज से संबंधित होती है। और नीति शास्त्र जो कि बाह्य होती है, बाह्य मतलब जैसे समाज से संबंधित है, यह मतलब बाह्य है। जबकि नैतिकता होती है जो आंतरिक होती है। आंतरिक क्यों होती है? क्योंकि ये व्यक्ति से संबंधित होती है, व्यक्ति के आत्मा के अनुसार चलती है। और नीति शास्त्र है जो कि वैध होता है। वैध में क्यों होता है? क्योंकि ये समाज से संबंधित है, इसलिए बहुत वैध या विशाल होता है। जबकि नैतिकता सीमित होती है। सीमित क्यों होती है? क्योंकि ये व्यक्ति से संबंधित होती है, इसलिए सीमित होती है। नैतिकता नीति शास्त्र सैद्धांतिक होती है, क्योंकि समाज हमें बताता है कि आपको ऐसा रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जबकि नैतिकता हमारे व्यवहारिक या प्रैक्टिकल रूप में काम आती है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो इसी प्रकार नीति शास्त्र समाज या सामाजिक व्यवस्था से संबंधित होती है, जबकि नैतिकता व्यक्ति की आत्मा से संबंधित होती है। अगला अंतर हम पढ़ेंगे कि यदि हम नीति शास्त्र का विरोध करते हैं, यदि हम नीति शास्त्र का विरोध करते हैं तो इस पर क्या परिणाम होंगे, और नैतिकता का विरोध करते हैं तो इसके क्या परिणाम होगा। सबसे पहले हम नीति शास्त्र का विरोध कर देंगे। तो नीति शास्त्र है जो कि किससे संबंधित है? समाज से। ठीक है। और नैतिकता किससे संबंधित है? तो ये व्यक्ति से संबंधित है। तो अर्थात ये नैतिकता का विरोध करने पर समाज का विकास रुक जाएगा, जबकि नैतिकता का विरोध करने पर व्यक्ति का विकास रुक जाएगा। ठीक है। और नीति शास्त्र का विरोध करने पर आपका बहिष्कार हो जाएगा, आपको समाज से बाहर कर दिया जाएगा, जबकि नैतिकता का विरोध होगा तो अपने आप को प्रायश्चित होगा, पश्चाताप होगा। ठीक है। और नीति शास्त्र में हो सकता है आपको दंड भी मिल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अंतरजातीय विवाह करने पर, यदि आप अंतरजातीय विवाह करते हो ना, किसी दूसरी जाति या धर्म में विवाह करते हो तो आपका बहिष्कार होगा। और आपका बहिष्कार इसके साथ साथ ही समाज के नैतिक मूल्यों का हनन होने लगेगा। और अगर ये समाज के नैतिक मूल्यों का हनन होगा तो समाज का विकास रुक जाएगा, आपका बहिष्कार होगा, हो सकता है आपको दंड भी मिले। इसी प्रकार जैसे कि नैतिकता में एक एग्जाम्पल है बेसहारा विकलांग महिला के साथ यदि आप कुछ गलत करते हो तो आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी, आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी। अब अगला पॉइंट है, यदि आप नीति शास्त्र की विरोध ना करके यदि आप नीति शास्त्र की पालना करेंगे तो आप क्या क्या बन सकते हो। तो यदि आप नीति शास्त्र का पालना करेंगे तो एक अच्छा नेता बन सकते हो, अच्छा प्रशासक बन सकते हो। इसी प्रकार ये नैतिकता जो कि व्यक्ति संबंधित है, तो यदि नैतिकता की पालना करेंगे तो आप एक अच्छा पिता बन जाएंगे, अच्छा भाई बन सकते हो, अच्छा पुत्र बन सकते हो। इसी प्रकार अगला अंतर नीति शास्त्र जो कि समाज से संबंधित होता है, तो ये समाज द्वारा या कानून द्वारा शासित होती है। नैतिकता जो कि व्यक्ति से संबंधित होती है, तो ये व्यक्ति द्वारा शासित है, व्यक्ति द्वारा। अगला पॉइंट, नीति शास्त्र होता है ना, वो एक विशेष संस्कृति से संबंधित होता है। विशेष संस्कृति से कैसे संबंधित या निर्धारित होता है? जैसे कि बलि प्रथा, ये बलि प्रथा संस्कृति है ना जो कि हमेशा हिंदू धर्म से संबंधित होती है। इसी प्रकार ये कुर्बानी होता है ना, तो ये हमेशा किस धर्म से संबंधित होती है? मुस्लिम धर्म से। इस प्रकार बलि प्रथा विशेष संस्कृति जो कि हिंदू धर्म से संबंधित होती है, कुर्बानी किससे संबंधित होती है? मुस्लिम धर्म से। इसी प्रकार जो नैतिकता होती है ना, ये विशेष संस्कृति से बड़ी होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की अंतरात्मा कहती है कि बलि प्रथा और कुर्बानी दोनों ही हिंसा है। इस प्रकार अगला अंतर
कि नीति शास्त्र का उल्लंघन करने पर एक आपदा है, स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा कि नैतिकता का उल्लंघन एक हादसा है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार एक नीति शास्त्र का उल्लंघन एक आपदा है। तो कैसे आपदा है? तो नीति शास्त्र का उल्लंघन करेंगे ना तो समाज के जो रीति रिवाज है उनका उल्लंघन होगा, उनमें सामंजस्य खत्म हो जाएगा, जिससे व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच टकराव होगा, अर्थात समन्वय का अभाव होगा। इसी प्रकार नैतिकता का उल्लंघन करेंगे तो परिवार टूट जाएगा, अर्थात परिवार में संघर्ष होगा, बड़ों की बात का उल्लंघन होगा, भाइयों के बीच टकराव होगा या सामंजस्य में अभाव होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, बड़े भाई ज्यादा कमाता है, जिससे बड़ा भाई ज्यादा कमाता है वो छोटे भाई कम कमाता है, तो इन दोनों भाइयों में टकराव होगा और वो अपने अपने अर्थात दोनों भाई अलग हो जाएंगे, जिससे परिवार टूट जाएगा। इसी प्रकार नीति शास्त्र का उल्लंघन होने से क्या परिणाम होंगे कि समाज में संघर्ष होगा, समाज में टकराव होगा, जिससे समाज में अधिक शक्तिशाली लोगों के पास अधिक संसाधन हो गए और कम शक्तिशाली लोगों के पास कम संसाधन होगा। परिणाम स्वरूप कमजोर वर्ग वंचित हो जाएगा, इनके अंदर आक्रोश की भावना होगी, इनमें विद्रोह की भावना होगी। इस प्रकार ये एक आपदा है और समाज में सुरक्षा बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट एथिक्स। एथिक्स जो कि एथोस से बना है, मोरल या नैतिकता जो कि मोरस से बना है, जिन दोनों का अर्थ होता है रीति रिवाज। तो रीति रिवाज क्या है? रीति रिवाज समाज में रहने वाले लोगों के हित आकांक्षा, अलग अलग हितों को लेकर संघर्ष होना स्वाभाविक है। तो रीति रिवाज तब कुछ नियम तभी है ना रीति रिवाज कहलाएंगे जब समाज के विकास के लिए सामंजस्य आवश्यक हो। सबसे पहले तो एक सामंजस्य आवश्यक हो और दूसरा उनके बीच संघर्ष समाप्त होना चाहिए, अर्थात उनके बीच टकराव। तो रीति रिवाज के लिए एक तो टकराव नहीं होना चाहिए उनके बीच में और दूसरा उनके बीच में सामंजस्य होना चाहिए। बस ये दो ही है जो कि कुछ नियमों को रीति रिवाज बनाता है और इन्हीं को और हर प्रत्येक समाज अर्थात अलग अलग समाज या अलग अलग धर्म में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मुस्लिम समाज में मूर्ति पूजा को अनैतिक मानते हैं और जबकि हिंदू समाज में मूर्ति पूजा को हम नैतिक मानते हैं। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल, मुस्लिम समाज में मांस या मांसाहार को हम नैतिक मानते हैं जबकि हिंदू समाज में मांस को अनैतिक मानते हैं। इसी प्रकार बलि प्रथा और कुर्बानी दोनों को मुस्लिम और हिंदू दोनों में हिंसा मानते हैं, नहीं नैतिक मानते हैं। दोनों ही हिंसा है लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों में नैतिक मानते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में इसको हिंसा मानते हैं। इसी प्रकार फोर्थ नंबर भारतीय समाज, जैसे भारतीय समाज में ना शराब पीने को हम अनैतिक मानते हैं जबकि पश्चिमी समाज में शराब पीने को नैतिक माना जाता है। इसी प्रकार ग्रामीण समाज, ग्रामीण गांवों में घूंघट प्रथा को नैतिकता के रूप में देखा जाता है जबकि शहरी समाज में घूंघट प्रथा को अनैतिकता के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार यूरोपीय समाज, अब यूरोपीय समाज में समलैंगिक विवाह को नैतिक माना जाता है जबकि भारतीय समाज में समलैंगिक विवाह को अनैतिक माना जाता है। इसी प्रकार यूरोपीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप को नैतिक माना जाता है जबकि भारतीय समाज में इसे अनैतिक माना जाता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों के टॉप जींस पहनने को हम अनैतिक मानते हैं जबकि शहरी क्षेत्र में उसको नैतिक माना जाता है। अब मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के साथ रहते हैं। तो सबसे पहले नीति शास्त्र के में मानवीय मानक में व्यवहार क्या होता है। यदि कोई काम अच्छा है तो वह नैतिक होगा, सही होगा, और यदि कोई काम बुरा है अनैतिक है तो वह गलत होगा और उसमें पाप मिलेगा, जबकि अच्छा है उसमें पुण्य मिलेगा, उसको न्याय होगा, उसमें इनाम या उपहार मिलेगा, जबकि पाप होगा, अपराध माना जाएगा, उसमें दंड मिलेगा। इसी प्रकार व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं, एक
निम्न आदर्श वाले व्यक्तित्व है जिसमें व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में ही सोचता है, जबकि उच्च आदर्श वाले व्यक्तित्व में व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है तथा दूसरों के बारे में ही सोचता है। निम्न आदर्श में व्यक्ति बुद्धि का अधिक प्रयोग करता है, जबकि उच्च आदर्श में व्यक्ति अपनी आत्मा या अंतरात्मा की आवाज के बारे में ज्यादा सोचता है। इसी प्रकार मानवीय क्रियाकलाप। तो मानवीय क्रियाकलाप क्या होता है? मानवीय क्रियाकलाप होने के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले उससे कार्य का ज्ञान होना चाहिए, उससे कार्य की प्रकृति क्या है उसका ज्ञान होना चाहिए, उस कार्य का परिणाम क्या निकलेगा उसका ज्ञान होना चाहिए। अर्थात तो कार्य क्या होना चाहिए? ऐच्छिक होना चाहिए। कार्य स्वेच्छा से किया होना चाहिए, मतलब किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। कार्य पर स्वयं का नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात कार्य करने की क्षमता उससे स्वयं होनी चाहिए। अर्थात मानव क्रियाकलाप के कौन कौन की शर्तों की क्षमता होनी चाहिए, ऐच्छिक होना चाहिए और उससे ज्ञान होना चाहिए। तो इसी प्रकार मानव क्रियाकलाप में क्या नहीं आता है? एक तो अनैच्छिक कार्य नहीं आते हैं, जैसे पागल द्वारा किए गए कोई कार्य, 5 वर्ष से कम के बालक द्वारा किए गए कार्य मानव क्रियाकलाप में नहीं आता है। तो सार तत्व क्या होता है? सार तत्व किसे कहते हैं? वस्तु के आंतरिक गुण को जो व्यक्ति के चरित्र का निर्धारण कर रहे हैं, अर्थात वस्तु या किसी व्यक्ति के आंतरिक गुण जो उसके चरित्र का निर्धारण कर रहे हैं उसे हम सार तत्व कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के आंतरिक गुण है अच्छा व्यवहार करना, अच्छा बोलना, और जैसे किसी व्यक्ति का जो गुस्सेल होता है उसी प्रकार ये सार तत्व निर्धारित होते हैं। अब मानवीय क्रियाकलाप में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो मानवीय क्रियाकलाप में 4 तरह के बाधक तत्व है। अज्ञानता, अर्थात किसी व्यक्ति को अगर कर्म के ज्ञान का अभाव है, अर्थात उससे कर्म का अज्ञान है तो उसके परिणाम का भी अभाव होगा। जैसे हिंसा, यदि व्यक्ति मानव क्रियाकलाप में हिंसा करता है तो व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित करना चाहता है, व्यय समानता समाप्त करता है। और रुग्ण अवस्था, जो व्यक्ति पर नियंत्रण न हो, याददाश्त अत्यंत कमजोर हो जाएगी। अर्थात जैसे कि मानव क्रियाकलाप के लिए हमने 3 शर्तें पढ़ी थी, एक ज्ञान और दूसरा ऐच्छिक कर्म, तीसरी समानता। तो बाधक तत्व के लिए अज्ञानता हो जाएगी और ऐच्छिक कर्मों पर नियंत्रण हो जाएगा। इसी प्रकार अब आगे नैतिकता का सार। नैतिकता जो कि व्यक्ति से संबंधित होती है, तो नैतिकता के क्या क्या सार थे? नैतिकता में क्या क्या सिखाती है? नैतिकता में सही गलत में अंतर करना बताती है। सबसे पहले नैतिकता में सही गलत में अंतर करना बताती है। और नैतिकता या नीति शास्त्र का क्या उद्देश्य होता है? नैतिकता या नीति शास्त्र जो कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कल्याण को बढ़ावा देती है। नैतिकता ये जो कि परस्पर विरोधी हितों में संतुलन करती है तथा ये व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, आत्मचिंतन को बढ़ावा देती है, निरंतर सीखने पर जोर देती है। नैतिकता हमेशा नैतिक नेतृत्व पर जोर देती है, नैतिकता उत्तरदायित्व पर जोर देती है, नैतिकता नैतिक निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है तथा व्यक्ति की सहायता करती है। नैतिकता जो कि नैतिक मूल्य और नैतिक सिद्धांतों होते हैं, जैसे इसमें सहानुभूति, नैतिक सिद्धांत या नैतिक मूल्य में सहानुभूति, प्रेम, मानवतावाद, अखंडता और सम्मान आदि होते हैं। अब नैतिकता के निर्धारित तत्व कौन कौन से होते हैं? तो नैतिकता के निर्धारित तत्व 2 होते हैं, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक में पहले होता है अंतरात्मा की आवाज, धर्म, संस्कृति, मनोवैज्ञानिक, और तीसरा परिवार, समाज, शिक्षक और स्वैच्छिक कार्य की भूमिका और आदर्श व्यक्तित्व है। अंतरात्मा, सबसे पहले अंतरात्मा किसी व्यक्ति के सही और गलत के बारे में नैतिक समझ होती है। अंतरात्मा क्या होती है? किसी व्यक्ति के सही और गलत के बारे में नैतिक समझ होती है। ये किसी व्यक्ति के व्यवहार के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। एक तो ये सही गलत के बारे में नैतिक समझ है, दूसरी है मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। एग्जाम्पल जैसे चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी का असहयोग आंदोलन से उनकी अंतरात्मा पर आधारित है। तो चोरा चोरी हत्याकांड किस पर आधारित है? अंतरात्मा के आधार पर आधारित। इसी प्रकार धर्म, पर दुनिया का प्रत्येक धर्म नैतिक जीवन का वकालत करता है और नैतिक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। जैसे कि हिंदू धर्म लोभ, कर्म या कर्म के सिद्धांत पर आधारित होता है।
मुस्लिम धर्म जिसमें दान और समानता को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि ईसाई धर्म में स्वर्णिम नियम या गोल्डन रूल को प्राथमिकता या जैसे कि थर्ड संस्कृति, खान पान, रहन सहन और संस्कार सिखाती है। जैसे हिंदू धर्म में नमस्कार करना सिखाया जाता है, जबकि मुस्लिम धर्म में आदाब बोलना सिखाया जाता है। इसी प्रकार हमें समाज जो कि नैतिकता में निर्धारित तत्व है, तो समाज हमें व्यक्ति को रीति रिवाज, संस्कृति, तौर तरीके सिखाता है। जैसे कि हमें अंतर्जातीय विवाह नहीं करना चाहिए। हमें परिवार क्या जाता सिखाता है, जैसे परिवार हमें या व्यक्ति को शिक्षा, संस्कार, बड़ों के प्रति आदर, नैतिक मूल्य सिखाता है। जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए। आदर्श व्यक्तित्व जैसे लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा आज भी पूजनीय है। इसी प्रकार बाह्य तत्व कौन कौन से हैं? तो बाह्य तत्व सबसे पहले संविधान, कानून, न्यायपालिका, लोक प्रचार, सत्यमेव जयते, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही का विकेंद्रीकरण। तो संविधान हमें क्या सिखाता है? निष्पक्षता, न्याय, समानता, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना, पर्यावरण की रक्षा करना भारतीय संविधान के नैतिक मूल्य है। शासन या कानून हमें क्या सिखाता है? तो सरकार ऐसे कानून बनाती है जो गलत कामों को कठिन करे, अर्थात गलत कामों को सजा दे, जबकि अच्छे कामों को प्रोत्साहित करे या अच्छे कामों को आसान बनाए। एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत अभियान में साफ सफाई और स्वच्छता के पक्ष में लोगों के नैतिक मूल्यों को, मानकों को प्रभावित किया। न्यायपालिका जो कि स्वयं नैतिक मापदंडों को विकसित करता है। एग्जाम्पल, आरुषि हत्याकांड में न्यायपालिका ने कहा कि माता पिता को दंड देकर ये मानक स्थापित किया कि स्वयं माता पिता भी किसी अपनी बच्ची या पुत्री का जान नहीं ले सकते हैं, और इस प्रकार न्यायपालिका ने नैतिक मूल्यों को विकसित किया है। अब नैतिकता का निर्धारण किस प्रकार होता है? तो नैतिकता का निर्धारण ले उसके कार्य का उद्देश्य क्या है, उसी के आधार पर नैतिकता का निर्धारण होता है। अर्थात कार्य की परिस्थिति के आधार पर ही कोई कार्य नैतिकता बनाती है, मतलब उसकी परिस्थिति उससे नैतिकता बनाती है। कार्य का प्रतिफल, अगर प्रतिफल उसका फल बुरा है तो वह अनैतिक होगा, प्रतिफल अच्छा है तो वह नैतिक होगा। और इस नैतिकता के निर्धारण के कौन कौन से सिद्धांत है? तो सबसे पहले अंतःप्रज्ञावाद, उपयोगितावाद, आत्मपूर्णतावाद, विकासवाद, कर्तव्य चेतना, सतत विकास। तो ये सिद्धांत डिस्क्राइब रूप से हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब कौन कौन से चीजें हैं जो नैतिक है, कौन अनैतिक है? तो सबसे पहले, यदि स्वयं पर हमले से बचने के लिए यदि हम हिंसा का सहारा लेते हैं तो वो नैतिक ही होगी, अनैतिक नहीं होगी। किसी के जीवन को बचाने के लिए यदि हम झूठ बोलते हैं ना, तो वो नैतिक श्रेणी में माना जाएगा। सैनिकों द्वारा युद्ध की स्थिति में यदि वे हिंसा का सहारा लेते हैं ना, तो वो भी नैतिकता की श्रेणी में माना जाएगा। सांप्रदायिकता दंगे के समय सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर यदि प्रतिक्रिया लगाया जाता है तो वे नैतिकता के श्रेणी में माना जाएगा। नैतिकता के परिणाम, तो नैतिकता के व्यक्ति और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले व्यक्ति के लिए क्या परिणाम है नैतिकता के? तो सबसे पहले खुशी का स्रोत है, विश्वसनीयता बढ़ाती है। जैसे खुशी का स्रोत, जैसे ब्लड डोनेशन जैसे नैतिक कार्य करने से हमारे अंदर बहुत खुशी होती है, जिससे हमें परम संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है। इसी प्रकार जो लोग नैतिक या ईमानदार होते हैं ना, उन पर दूसरे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, बजाय जो कि ईमानदार नहीं होते हैं उनसे। ये नैतिकता व्यक्ति को सही गलत में अंतर करना बताती है, अनुचित और उचित विकल्पों से क्या करना सही है वो बताती है। कार्य सिद्धि, कोई भी कार्य सिद्धि करने में सहायक है। समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। पर्यावरण नैतिक, अब समाज के लिए परिणाम क्या है नैतिकता का? तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करती है, नैतिक या स्वस्थ समाज का निर्माण करती है, सुशासन को सुनिश्चित करती है। जैसे एग्जाम्पल, किरण बेदी ने तिहाड़ जेल की स्थिति बदलने के लिए ईमानदारी, करुणा मूल्यों का उपयोग किया है। यह
न्याय को बढ़ाती है, अवसर की समानता को बढ़ाती है, निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ाती है और समावेशी सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार अस्पृश्यता लैंगिक भेदभाव को समाप्त करती है और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ाती है, आर्थिक नैतिकता को बढ़ाती है, अवसर की समानता को बढ़ाती है, संसाधनों का समान वितरण करती है और शांति स्थापित करती है। इसी प्रकार अदर कानून का पालन करती है, दंड से बचाती है, सकारात्मक प्रतिष्ठा, विश्वास और सफलता बढ़ाने में भी नैतिकता हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब नैतिकता के आयाम, नैतिकता के आयाम प्रमुख विचारक अध्याय 5 में पढ़ेंगे। नैतिकता का निजी और सार्वजनिक संबंधों में भूमिका। तो निजी संबंधों में नैतिकता के प्रमुख मूल्य क्या क्या है? जैसे पर सबसे पहले विश्वास। यदि विश्वास अधिक होंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे, यदि विश्वास की कमी होंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। यदि निजी संबंधों में यानी पति पत्नी के बीच में कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा तो उनके नैतिक संबंध मजबूत होंगे, अर्थात रिश्ते मजबूत होंगे और वे सिंपल लिविंग, साधारण जीवन जिएंगे, सत्य की राह पर चलेंगे। और गोपनीयता, निजी संबंधों में पवित्र बनाए रखने के लिए गोपनीयता सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार परस्पर सम्मान, यदि परस्पर सम्मान अधिक है तो रिश्ते अधिक मजबूत होंगे पति पत्नियों के बीच में, और यदि परस्पर सम्मान कम है तो रिश्ते कम मजबूत होंगे, अनबन होती रहेगी। इसी प्रकार प्यार और प्रेम होंगे तो नैतिक रिश्ते मजबूत रहेंगे। जवाबदारी और जिम्मेदारी अधिक होगी तो निजी संबंधों में व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति, बच्चे के प्रति, माता पिता के प्रति अधिक जिम्मेदार होगा। और अगर जवाबदारी नहीं है तो वे अपने माता पिता, बच्चे और जीवन साथी के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। सत्यनिष्ठा, यदि व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए, ईमानदार और वफादार होना चाहिए, अपने साथी के प्रति और परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति ईमानदार और वफादार होना चाहिए। साहस होना चाहिए, नेतृत्व, अपने परिवार का नेतृत्व करना चाहिए, करुणा रखनी चाहिए, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति करुणा रखनी चाहिए, चाहे वे परिवार का सदस्य विकलांग क्यों ना हो या फिर पागल क्यों ना हो, लेकिन परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ हमें करुणा का व्यवहार करना चाहिए। भावात्मक संबंध, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ भावात्मक संबंध होना चाहिए, तब भी वे खुशहाल जीवन जी सकता है। और इंस्पायर पिंपल होना चाहिए, अर्थात परिवार के प्रत्येक सदस्य को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, आरएस की तैयारी करनी चाहिए या फिर कोई और भी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। अर्थात इस प्रकार हमें जो परिवार के सदस्य होते हैं ना, जिनको इतना इसी प्रकार संयुक्तता या सहकृति होनी चाहिए। अब निजी संबंधों की नैतिकता का क्या महत्व है? अगर निजी संबंधों में ये नैतिक मूल्य होंगे तो व्यक्ति का जीवन अच्छा होगा, उसका चरित्र का विकास होगा, वह सही निर्णय ले सकता है। इसी प्रकार सार्वजनिक संबंधों यानी कि समाज में नैतिकता, नीति शास्त्र या नैतिकता का मूल्य कौन कौन से है? तो सबसे पहले संविधान व कानून का अनुसरण करना चाहिए, निष्पक्ष और न्यायी होना चाहिए, जिम्मेदार और जवाबदार होना चाहिए, जनप्रतिनिधि के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, जनता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, सरकार के प्रति, मीडिया के प्रति सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, दृढ़निष्ठा होनी चाहिए, नैतिक मापदंड व आचरण होने चाहिए, राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी चाहिए, साहसी नेतृत्व होना चाहिए, भावात्मक समझ होनी चाहिए, सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, पारदर्शिता, सेवा की भावना होनी चाहिए, लोगों के साथ भरोसेमंद संबंध होना चाहिए, प्रभावशाली और संतुलित निर्णय होना चाहिए, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए, अनुशासन कार्रवाई होनी चाहिए। इसी प्रकार सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के संबंधित नोलन समिति के 7 सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो नोलन समिति के 7 सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, पारदर्शिता, नेतृत्व, निस्वार्थता और वस्तुनिष्ठता। ये नोलन समिति के 7 सिद्धांत होते हैं।
अब निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र की का अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन ऐसे, तो निजी जीवन जो कि सीमित लोगों तक होता है, जबकि सार्वजनिक जीवन में ये व्यापक रूप से होता है, पूरे समाज से संबंधित होता है, ये सिर्फ व्यक्ति से संबंधित होती है। इसमें घनिष्ठता अधिक होती है, जबकि इसमें घनिष्ठता कम होती है। ये विश्वास और समय पर आधारित होता है, ये कानून और नियमों पर आधारित होती है, ये बिना किसी शर्त के होता है, ये संबंध शर्त के साथ होता है, ये कानून रूप से बाध्यकारी नहीं होता है लेकिन नैतिक रूप से बाध्यकारी होता है। ये कानून रूप से बाध्यकारी होता है। कर्तव्य की आलोचना, जैसे व्यक्ति एक मुख्य अपने परिवार के कर्तव्यों को उल्लंघन करता है तो उसकी सिर्फ आलोचना होती है, लेकिन अगर सार्वजनिक जीवन में कर्तव्यों की उल्लंघना होती है तो उसे सजा का प्रावधान है। इसमें ये व्यक्ति से संबंध होता है, तो इसमें आत्मनिष्ठ होती है, परिवार में आपत्ति व्यक्ति के ये वस्तुनिष्ठ होता है, और इसमें स्नेह, अपनापन, त्याग, धैर्य, क्षमा आदि का अधिक महत्व होता है, जबकि सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, जन सेवा के प्रति समर्पण, न्याय, धर्मनिष्ठता आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार कोई भी संबंध, जैसे कोई भी संबंध होता है ना, वे ना तो पूर्णतः सार्वजनिक होता है और ना ही वे पूर्णतः निजी होता है। इसकी मात्रा अलग अलग होती है। जैसे कि इस डायग्राम की तरह देखेंगे, जैसे 100% प्राइवेसी लाइफ किसके बीच में होती है? पति पत्नी के बीच में। और जैसे फैमिली, तो फैमिली के बीच में प्राइवेसी लाइफ 80% की होती है। जैसे मित्र मंडली के बीच में प्राइवेसी लाइफ सिर्फ 70%, प्रोफेशनल में 50%। इसी प्रकार सिविल सर्वेंट, तो सिविल सर्वेंट की अपनी पर्सनल लाइफ सिर्फ और सिर्फ 40% ही प्राइवेसी होती है, और जनप्रतिनिधि में 30% ही होती है। और समाज सुधारक 20%, समाज सुधारक, नेता, जनप्रतिनिधि होते हैं ना, उनकी सिर्फ 10% लाइफ ही प्राइवेसी होती है, बाकी सार्वजनिक होती है 80%। ठीक है। अब निजी जीवन की आचार संहिता या कानून नियम इसी क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले एक से अधिक विवाह नहीं करने चाहिए, ना तो देश लेना चाहिए और ना ही देश दिया जाना चाहिए। माता पिता, पत्नी, बच्चों की तथा पति की देखभाल की जानी चाहिए। बाल मजदूरी को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। श्रमिकों को न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य नहीं दिया जाना चाहिए। भाई भतीजेवाद को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने से रोकना चाहिए। यदि कोई रिश्तेदार सरकार के अधीन या किसी ऐसी कंपनी के अधीन जिसका संबंध सरकार से हो कार्य कर रहा है, तो उसकी सूचना तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए। किसी भी उपहार या सुविधा स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। कोई गिरफ्तारी हुए तो उसे 48 घंटे से अधिक उच्च अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार सार्वजनिक जीवन में आचार संहिता या कानून नियम कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सबसे पहले, बिना सरकार की अनुमति से हमें किसी प्रकार का सम्मान या पुरस्कार प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए। विदाई या सौगर समारोह को आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। अधिकार क्षमताओं से पर्याप्त सूचनाओं को अर्थात गोपनीय सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाओं को जारी किया जाना चाहिए। ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए अपमानजनक हो और अन्य देशों से संबंध खराब हो। सरकारी नीतियों योजनाओं को सार्वजनिक आलोचना नहीं की जानी चाहिए। बिना सरकार की अनुमति के कोई पुस्तक या लेख नहीं लिखा जाना चाहिए। यदि कलात्मक क्षेत्र में कार्य किया जाता है तो कर सकता है। आधिकारिक कार्यों में निजी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि रक्षा संबंधित कार्यों में निजी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सिविल सेवक को रोल मॉडल की भूमिका निभानी चाहिए। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास को विरोध किया जाना चाहिए। जातिवाद और सांप्रदायिक को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। अब भारत में सार्वजनिक नैतिकता का सृजन होने के क्या क्या कारण हैं? तो सबसे पहले तो अपराध का राजनीतिकरण होना। अपराध का राजनीतिकरण होने का मतलब है कि अपराध का राजनीतिकरण यानी कि राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को शामिल होना। इसी प्रकार राजनीति का अपराधीकरण यानी कि राजनीति में अपराधी लोगों का शामिल होना, या फिर राजनेताओं द्वारा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से सहायता प्राप्त करना। इसी प्रकार गठबंधन से भी सार्वजनिक नैतिकता का शरण होता है। इसके अलावा राजनीतिक कारणों से अपराधियों के ऊपर लगाए गए आरोपों को वापस लेना, राजनीतिक कारणों से लगाए गए।
प्रलोभन, लोभ देना, सांसदों और विधायकों का प्रशोधन यानी अलग अलग कार्यकारिता के रूप में कार्य करना, 311 के तहत किया गया संरक्षण, चुनाव में काले धन और भ्रष्टाचार, ये भी सार्वजनिक नैतिकता के लिए शरण है। अब सार्वजनिक संबंधों, एक है सार्वजनिक संबंधों पर निजी संबंधों का क्या प्रभाव पड़ता है, और एक है सार्वजनिक संबंधों का निजी संबंधों में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले सार्वजनिक संबंधों पर निजी संबंध का क्या प्रभाव होता है। यदि निजी संबंध अच्छे हैं और निजी संबंध खराब है, जैसे निजी संबंध पति और पत्नी के बीच निजी संबंध अच्छे हैं, मतलब अच्छे हैं, तो उसके सार्वजनिक जीवन में भी उसकी उत्तरदायित्व, दक्षता और प्रभावशीलता अधिक होगी। इसी प्रकार अगर निजी जीवन अर्थात पति पत्नी के रिश्ते खराब है तो उनके बीच तनाव होगा, जिससे सार्वजनिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जैसे पति पत्नी के बीच रिश्ते में प्रेम है, अपनत्व है, सहानुभूति आदि जैसे मूल्य है, तो ऐसे मूल्य वह सार्वजनिक जीवन में भी दोहराता रहेगा। इसी प्रकार सार्वजनिक संबंधों का निजी पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि सार्वजनिक संबंध अच्छे हैं तो उसके निजी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, अगर सार्वजनिक संबंध खराब है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव। तो एग्जाम्पल, जैसे सार्वजनिक संबंध अच्छे हैं, सार्वजनिक जीवन अच्छे, जैसे कि कार्यस्थल पर अगर कोई व्यक्ति लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है तो वह व्यक्ति घर पर भी अपनी पत्नी के साथ लैंगिक समानता का व्यवहार करेगा। यदि कोई व्यक्ति के साथ सहकर्मी छल करता है तो वह उसी प्रकार वे व्यक्ति अपने घर पर भी अपने दोस्तों परिवार की मासूम सहजता का एहसास भी करता है। इसी प्रकार यदि सार्वजनिक संबंध खराब है, जैसे समय बर्बाद, यदि सार्वजनिक जीवन अधिक समय खर्च करता है, अधिक समय मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे से वर्क करता है, कर्मचारी वर्क करता है, तो उसका निजी जीवन पति पत्नी के रिश्ते में अनबन हो जाएगी, रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति जैसे सार्वजनिक जीवन में अपराध करता है, जैसे रिश्वत जैसे कार्य करता है, तो उसके या फिर अपने से छोटे कर्मचारियों पर गुस्सा करता है, तो वे व्यक्ति स्वयं घर पर भी अपने छोटे बच्चों पर गुस्सा करेगा। इस प्रकार ये प्रभाव। नैतिक मूल्यों में परिवार की क्या भूमिका। तो सकारात्मक मूल्य, माता से सीखे जाने वाले मूल्य, प्रेम, त्याग, बलिदान, संघर्ष, साहस, वात्सल्य, सत्य, अहिंसा, मातृत्व, स्नेह, धैर्य, बड़ों का सम्मान करना, दूसरों की देखभाल करना, निस्वार्थता और भावात्मक सहायता। इसी प्रकार पिता से सीखे जाने वाले नैतिक मूल्य, साहस, त्याग, बलिदान, धैर्य, कर्मशीलता, नैतिक आचरण, उत्साह, संघर्ष, अनुशासन, कठोर मेहनत, निर्बल लोगों की सुरक्षा। दादा दादी से सीखे जाने वाले नैतिक मूल्य, प्रेम, वात्सल्य, निस्वार्थता, नैतिक कार्य, परंपरागत मूल्य, आध्यात्मिकता, त्याग, बलिदान। भाई बहन से सीखे जाने वाले नैतिक मूल्य, शेयरिंग, केयरिंग, लैंगिक संवेदन, सम्मान, साहस, मित्रता, भावात्मकता, आध्यात्मिकता, सहयोग, साझा करने की भावना, बंधुत्व, चाचा चाची व मामा मामे से सीखे जाने वाले मूल्य। इसी प्रकार नकारात्मक मूल्य, परिवार से सीखे जाने वाले नकारात्मक मूल्य। तो परिवार से सीखे जाने वाले नकारात्मक मूल्य कौन कौन से। तो सबसे पहले जातिवाद, जो कि हमें स्वयं परिवार से सीखा जाता है। अंधविश्वास परिवार से सीखा जाता है। भाई भतीजावाद, संकीर्णताएं, अंध आज्ञाधिकारी, ये परिवार से सीखे जाते हैं। अब परिवार से सीखे जाने का एग्जाम्पल, जैसे सास, छत्रपति शिवाजी ने अपनी माँ से सास, भगत सिंह ने अपने चाचा से सास सीखा था। मंजूनाथ ने परिवार से। आध्यात्मिकता, महात्मा गांधी ने आध्यात्मिकता अपनी माता जी से सीखा था। करुणा, मदर टेरेसा ने करुणा की भावना परिवार से सीखी थी। कर्मशीलता, त्याग और बलिदान, अब्दुल कलाम ने त्याग करना,
बलिदान देना अपनी बहन से सीखा था। सचिन तेंदुलकर ने कर्मशीलता अपने भाई से सीखा था। जैसे परिवार प्रथम पाठशाला होती है, माता प्रथम शिक्षिका होती है। एकल परिवार के मूल्य अलग होते हैं और संयुक्त परिवार के मूल्य अलग होते हैं। जैसे नैतिक मूल्य हमें परिवार 10 वर्ष तक हमें नैतिक मूल्य परिवार सिखाता है, 10 वर्ष के बाद हमें नैतिक मूल्य समाज सिखाता है। प्राथमिक शिक्षा का प्रभाव उच्च शिक्षा से अधिक होता है। अगर किसी बच्चे का प्राथमिक शिक्षा अच्छे से हुई है तो उसकी उच्च शिक्षा से अधिक है। अगर प्राथमिक शिक्षा के दौरान सीखे गए मूल्य जीवन पर्यंत रहते हैं। जो प्राथमिक बचपन में जो मूल्य सीखते हैं वो जीवन पर्यंत रहते हैं। इसी प्रकार नैतिक मूल्य सीखने में समाज की क्या भूमिका होती है? हमें समाज कौन कौन से नैतिक मूल्य सिखाता है? जैसे 10 वर्ष तक तो हमें परिवार सिखाता है, 10 वर्ष के बाद हमें समाज हमें नैतिक मूल्य सिखाना चालू कर देता है। तो नैतिक मूल्य जो समाज सिखाता है, तो सबसे पहले पर्यावरण नैतिकता। एग्जाम्पल विश्व समाज जो कि हमें पर्यावरण के प्रति श्रद्धा करता है, पर्यावरण की रक्षा करना हमें सिखाता है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार मुक्त रहना चाहिए। जैसे न्यूजीलैंड देश हमें भ्रष्टाचार मुक्त रहने की तरफ प्रोत्साहित करता है। कुशी भूटान समाज जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स में सर्वप्रथम है, ये हमें खुश और आनंदित में रहना सिखाता है। इसी प्रकार प्रेम, अहिंसा और मदद करना। तिब्बती समाज या बौद्ध जैन समाज में प्रेम, अहिंसा और मदद करना सिखाता है। उत्तर पश्चिमी भारतीय समाज जो कि साहस सिखाता है, जैसे कि राजस्थान हमें साहस सिखाता है। और इसके अलावा सहयोग करना, भाईचारा, शौर्य, संयुक्ता, राजनीतिक मूल्य, सामूहिक प्रयास, कर्तव्य चेतना, प्राकृतिक प्रेम, पिंपल पेड़, गंगा नदी आदि पूजे। भाषा, एकता, जीने की इच्छा, बड़ों की आदर करना, राष्ट्रीय भावना, मानवीय सेवा, ईश्वर सेवा, पड़ोसी का महत्व, ये सब में हमें समाज सिखाता है। और समाज द्वारा सिखाए जाने वाले नकारात्मक मूल्य, जातिवाद, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास और रूढ़िवाद। अब नैतिक मूल्य सीखने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। तो शैक्षणिक संस्थानों की कौन कौन सी भूमिका? शैक्षणिक संस्थान हमारा मजबूत चरित्र का निर्माण करता है। खेल और योगा मानसिक मजबूती और नीति निर्माण या निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। पर्यावरण नैतिकता, वृक्षारोपण कार्यक्रम, सड़क की सफाई करना, ये हमें शैक्षणिक संस्थान सिखाता है। साहस और निडरता, ट्रैकिंग करना, ठीक है। किताबें पढ़ने की प्रेरणा देता है। लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने की प्रेरणा देता है। वंचित लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखती है। सामाजिक उत्तरदायित्व, जैसे कि किसी संस्थान द्वारा विलेज ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया तो हमें वो नैतिक मूल्य सिखाता है। नवाचार सिखाता है। तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सिखाई जाती है। तो समयबद्धता, अनुशासन, अच्छा नागरिक बनना भी हमें शैक्षणिक संस्थान सिखाते हैं। अब मान सुधारकों के जीवन से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है? कबीर, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे मान सुधारकों को जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है या क्या नैतिक मूल्य सीखते हैं? तो इससे मानवता के प्रति आदर सिखाते हैं, प्रत्येक की गरिमा का ध्यान रखते हैं, मानवतावाद के प्रति असंतोष, सामाजिक समानता, दयालु करुणता सिखाते हैं। ये तर्क और आंदोलन के सहयोग के साथ में खोज सिखाते हैं। गांधी जी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला जैसे महान नेता के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है या नैतिक मूल्य क्या सीखते हैं? न्याय के प्रति प्रेम, निस्वार्थता, मानवता के प्रति आदर्श, प्रत्येक के लिए गरिमा, अहिंसा और शांति के प्रति आस्था, परोपकारिता, करुणा और सहानुभूति सिखाते हैं। इसी प्रकार महान प्रशासकों के जीवन से हम क्या सीखते हैं? जैसे कि स्वामीनाथन, ई श्रीधरन, सी.डी. देशमुख सत्यनिष्ठा सिखाते हैं, भेदभाव का विरोध करना सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, सामाजिक समानता सिखाते हैं और कानून के प्रति सिखाते हैं। बाकी डिटेल चैप्टर 5। अब मूल्य शरण होने के क्या क्या कारण है? आपको पूछेंगे मूल्य शरण होने के निम्न कारण बताएं। तो एक रोल मॉडल की कमी, जैसे शिक्षक और माता पिता की कमी, नैतिकता का पतन हो जाना,
फेक न्यूज या अफवाह की वजह से मूल्य का क्षरण होता है। सामाजिक एकजुटता और स्थिरता में शून्यता। भौतिक वार्ता की ओर जाने से हमारे नैतिक मूल्य का क्षरण होता है। पारिवारिक संरचनाओं के विघटन के प्रति, मतलब संयुक्त परिवार से एक परिवार होने की वजह से हमारे नैतिक मूल्यों का हनन होता है या नैतिक मूल्य क्षरण होता है। जब पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार हो तो नैतिक कैसे बने? जब पूरा सिस्टम ही, ये से क्वेश्चन है, जब पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार हो तो नैतिक कैसे बने? तो सबसे पहले तो व्यक्तिगत रूप से ईमानदार रहना, व्यक्तिगत रूप से सत्यनिष्ठ रहना, अपने कामों को अच्छी तरह से जानना और उसको करना। जो बेईमान है आपके सिस्टम में, जो बेईमान है उसको नजरअंदाज करना और ईमानदारी का समर्थन करना। दयालु बने रहना, कानून का पालन करना और नैतिकता का नेतृत्व करता बने रहना। चैप्टर फर्स्ट में एक्स्ट्रा सिलेबस के अलावा जैसे नैतिकता की क्या क्या विशेषताएं है, नैतिकता के स्रोत कौन कौन से है, नैतिकता का महत्व है, जो कि आप पीडीएफ से आगे पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। धन्यवाद। अगला चैप्टर अभिव्यक्ति, एटीट्यूड, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।